सब लोग लाइव आ जाइए। आवाज और वीडियो सबके पास क्लियर जा रहा है? हम्म। आवाज और वीडियो सबके पास अगर क्लियर जा रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आवाज और वीडियो सबके पास क्लियर जा रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो। सब कुछ सही है ना? तो चलिए अब हम लोग आज के क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। पिछला जो हम लोग का क्लास हुआ था, तो पिछले क्लास में हम लोग इकोसिस्टम जो चैप्टर था हम लोग का वो स्टार्ट किए थे। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग इकोसिस्टम चैप्टर को स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग इकोसिस्टम क्या होता है इसको समझे थे। और इसके बाद में हम आपको बताए थे। कोई दिक्कत आ रहा है क्या? आवाज वगैरह क्लियर नहीं जा रहा है? क्यों ये सब? आवाज वो सब कुछ क्लियर है ना जी सबका? है? कोई दिक्कत नहीं ना है? हैं? लाइव में कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है? आवाज वाज सबके पास क्लियर जा रहा है कि नहीं? अंशु कुमार, आवाज सही नहीं जा रहा आपके पास? हैं? अंशु कुमार, आपके पास आवाज सही नहीं जा रहा है या फिर वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है? सब कुछ ठीक है ना सबके पास? हम्म। चलो ठीक है, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पिछला क्लास जो था तो उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक ना? और उसमें हम आपको बताए थे कि जो आपका मतलब जो भी जीवधारी हैं तो जीवधारियों का वातावरण से जो संबंध है, उस संबंध के बिहाफ पे जो एक सिस्टम डेवलप होता है उस सिस्टम को ही क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं हम लोग। ठीक है ना? इसके बाद हम आपको बताए थे कि इकोसिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं। और उसमें मेन हम आपको दो टाइप बताए थे, जिसमें से एक था आपका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और सेकेंड था आपका कृत्रिम जो पारिस्थितिक तंत्र है वो। उसको हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद में जो है हम इसमें भी अलग अलग टाइप बताए थे, जैसे आपका समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, सागर हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, झील हो जाएगा, इसके बाद में आपका नदी हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो है मरुस्थल हो जाएगा, इसके बाद में वन हो जाएगा, घास का मैदान हो जाएगा, ठीक ना, खेत हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या थे? इकोसिस्टम थे, पारिस्थितिक तंत्र थे। ठीक ना? अब देखो, हम आपको कल इकोसिस्टम क्या है ये बता दिए हैं, इसके बाद में इकोसिस्टम के टाइप बता दिए हैं। आज का जो हम लोग का मेन जो टॉपिक स्टार्ट होगा, ये होगा आपका पारिस्थितिक तंत्र के घटक। हेडिंग क्या देना है? पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र के घटक। है ना? आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का घटक। कि इकोसिस्टम जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। देखो, ये बहुत ही इजी है इसको समझना। पारिस्थितिक तंत्र के क्या क्या घटक होते हैं ये बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे हम क्या बताए हैं कि इकोसिस्टम है क्या जी? तो जीवधारी, ठीक ना, यानी जीव। और इस जीव का संबंध होता है किससे? वातावरण से। समझ गए ना? एक होता है जीव, और इसी जीव का संबंध किससे होता है? वातावरण से। और इहे वाला जो संबंध है एकरा के क्या कहते हैं हम लोग? इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखो, जीव और वातावरण के संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब देखिए, जो जीव है तो जीव कैसा होगा? सजीव होगा। जीव क्या सजीव है? ये सजीव हो गया। लेकिन वातावरण कैसा है जी? ये है आपका निर्जीव। ये कैसा है? निर्जीव है। तो इस तरह से देखो,
जो भी आपका पारिस्थितिक तंत्र होगा, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जो होगा, उसके मुख्य रूप से जो घटक होंगे, उन सभी घटकों को मुख्य रूप से कितना भाग में बांटा जा सकता है? तो दो भाग में बांटा जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को मुख्य रूप से हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? तो दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन? पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन कौन होगा? तो देखो, पारिस्थितिक तंत्र का जो दो घटक होता है, उसमें एक हो जाता है आपका सजीव घटक, या इसी को क्या कहते हैं? जैव घटक। एक क्या कहते हैं? जैव घटक। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जिसमें से एक कौन हो गया? जैव घटक। और दूसरा जो है उसी को क्या कहते हैं? जो निर्जीव वाला होता है, उसका क्या कहते हैं? अजैव घटक। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से कितने प्रकार के घटक होते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका हो जाएगा सजीव घटक, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? निर्जीव घटक। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सबको समझ में आ गया होगा। पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार के घटक? तो दो प्रकार के, जैव घटक और अजैव घटक। ठीक ना? अब इसको हम लोग पूरा एकदम डिटेल में लेके चलते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो बाबू, ये रहा आपका पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र में हम आपको बताएं कि इसमें कितने प्रकार के घटक हैं? तो दो प्रकार के, जिसमें से एक आपका हो जाएगा अजैव घटक, दूसरा आपका हो जाएगा जैव घटक। अच्छा, ये अजैव घटक क्या है और जैव घटक क्या है? सब लोग क्लास से जुड़ गए हैं ना? वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है का जी? वेरी गुड, आज चंद्रशेखर कुमार भी सुबह में क्लास में जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया बाबू, रोज क्लास किया करो, ठीक ना? चलो देखो ध्यान से, देखिए, जो आपके अजैव घटक है और जो आपके जैव घटक है, ये है क्या बेसिकली? तो अजैव घटक का मतलब सीधे सीधे ध्यान रखना है कि अजैव के मतलब क्या होगा? जवना में जीव जान ना होके, प्राण जवना में ना होके, ठीक ना? ओकरा क्या कहेंगे? अजैव घटक। यानी कि सभी जो निर्जीव होंगे, निर्जीव, उन सभी निर्जीवों को हम लोग क्या कहेंगे? अजैव घटक कहेंगे। और सभी सजीवों को हम लोग क्या कहेंगे जी? सभी सजीव को क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग जैव घटक कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। जैव घटक, अजैव घटक किसे? तो जितना निर्जीव, पारिस्थितिक तंत्र में जितना निर्जीव होता है उस सबको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अजैव घटक। और जितना उसमें सजीव रहता है उस सब सजीव को क्या कहते हैं? उसको जैव घटक कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो बाबू, कि चूंकि देखिए, अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटकों की बात करें तो उसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे कि वातावरण, वातावरण, इसके बाद में आपका जो उसमें जो भी जीवधारी है वो सब क्या होते हैं? सजीव होते हैं। तो जो आपका वातावरण है, उसको अगर आप ध्यान से समझिएगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा तो मिलेगा कि वातावरण के भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे बताए थे ना कि वातावरण में आपका जो है मेन मतलब जो है पर्यावरण, जो है पर्यावरण, तो पर्यावरण में मेन आपका हो जाएगा एक जो है भौतिक वातावरण। ठीक ना? जो जो आपके निर्जीव घटक है, तो निर्जीव घटक को भी हम लोग कितना भाग बांटते हैं? तो तीन भाग में, जिसमें से एक होता है आपका भौतिक वातावरण। पारिस्थितिक तंत्र के जो निर्जीव घटक है, निर्जीव घटकों को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक आपका होता है भौतिक वातावरण, दूसरा जो है ये आपका होता है पोषक, और तीसरा होता है आपका जलवायु। देखिए, जलवायु संबंधी कारक। देखो, सबसे पहली चीज कि पारिस्थितिक तंत्र को, पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन? तो अजैव घटक और जैव घटक। अजैव घटक किसे कहेंगे? तो जो भी निर्जीव उसमें होंगे पारिस्थितिक तंत्र में, उन सबको क्या कहेंगे? अजैव घटक कहेंगे। और जैव घटक किसे कहेंगे? तो जो भी उनमें सजीव रहेंगे उस सबको क्या कहेंगे हम लोग? जैव घटक। अब यहाँ पे हम लोग अजैव घटक को समझ रहे हैं।
तो अजैव घटक क्या है कि यहाँ पर देखिए अजैव घटक जो है, जो भी निर्जीव उसमें पदार्थ या वस्तुएं होती हैं, उसको भी हम लोग तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जिसमें से एक आपका फर्स्ट जो है वो कहलाएगा भौतिक वातावरण, जो सेकेंड है वो कहलाएगा आपका पोषक, जो थर्ड है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा यहाँ पे जलवायु संबंधी कारक। ठीक है ना। अब देखो, जब हम लोग बात करेंगे भौतिक वातावरण का, तो भौतिक वातावरण में तीन चीजों को रखा जाता है। भौतिक वातावरण में किसको किसको रखा जाता है, तीन गो चीज के रखा जाएगा। कौन कौन? तो इसमें से एक जो है वो आपका हो जाएगा मृदा, एक आपका जो है दूसरा जो है ये आपका हो जाएगा वायु। पहला मृदा, दूसरा आपका हो जाएगा वायु, और तीसरा जो है इसी को हम लोग कहते हैं जल। तो मृदा, वायु और जल जो है, इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, इसको हम लोग भौतिक वातावरण के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए, अब ये भी तो पूछेगा ना कि भैया पारिस्थितिक तंत्र में ठीक है कंपोनेंट तो है ही, लेकिन इसका किसी पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका क्या होता है। तो देखो, जो आपका मृदा है, तो मृदा के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसी मृदा में जो पौधे हैं वो पौधे उगते हैं। इसी मृदा में पौधे उगते हैं, मृदा के ऊपर मेन जो स्थलीय पौधे हैं। साथ ही साथ जो स्थलीय पौधे हैं वो इसी मृदा के भीतर, इस मृदा में ही जो खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों को और जो उसमें भूमिगत जल पाया जाता है, उस जल को मृदा के अंदर से ही जो पौधे हैं वो अवशोषित करके अपनी जड़ों के द्वारा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से मृदा का रोल हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। मृदा का रोल क्या है जी, कि इसमें जो खनिज पाए जाते हैं उन खनिज लवण का पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं। और देखो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से सारे के सारे जंतु जो है वो किस पे डिपेंड है, पौधों पे। तो पौधा जब उस खनिज को मृदा में से ले लिया, तो उसी खनिज पोषण को, उस खनिज पोषक को पौधों के माध्यम से जो पोषक पदार्थ हो कहा जाता है, जंतु में। तो यानी कि जंतु जो होगा वो भी क्या किया, उस खनिज को प्राप्त किया ना। तो सारे के सारे जो आपके जीवधारी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मृदा पे डिपेंड हो गए। यहां से पौधा जो है पौधा लिया, पौधा से फिर आ गया जंतु में। तो इस तरह से सारे के सारे जीवधारी किस पे डिपेंड हो गए, मृदा पे। किस लिए? खनिज पोषण के लिए। खनिज पदार्थों का जो पोषण मिलता है वो कहां से मिलता है, मृदा से मिलता है। ठीक है ना। चलो, दूसरा जो है आपका ये है वायु। तो देखिए, वायु जो है, वायु का तो बहुत मेजर रोल है, क्योंकि वायुमंडल से ही पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उस कंडीशन में वायुमंडल से ही पौधा क्या लेता है, तो वायुमंडल से पौधा लेता है आपका यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस लिए लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो ये एक हो गया रोल वायुमंडल का। दूसरा रोल यहां पर ध्यान दीजिएगा, कि दूसरा रोल यहां पर यह है कि जो भी जीवधारी हैं वो जब श्वसन करते हैं, तो श्वसन की क्रिया के लिए जो उनको ऑक्सीजन चाहिए वो भी कहां से मिलता है, वायुमंडल से मिलता है। तो वायु के दो रोल देख लीजिए आप लोग। वायु का पहला रोल क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया कराएगा, और श्वसन की क्रिया के लिए क्या मुहैया कराएगा, तो श्वसन की क्रिया के लिए आपको जो है यहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया कराता है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से ये जो है आपका यहाँ पर दो इसके मेजर रोल हो गए वायुमंडल के। जल की बात करें तो जल भी मेजर पार्ट है आपका। जल क्या करता है, तो पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का भी मेजर रोल होता है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि तीनों के तीनों पूरा कंप्लीट हो गया होगा। तीनों समझ में आ गया है ना। जो आपका मृदा है, मृदा से खनिज निकलते हैं, जो खनिज कौन उपयोग करता है, पौधा, अपने जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। इसके बाद में जो आपका वायु है, वायु से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है उसको पौधे उपयोग करते हैं, और उस ऑक्सीजन को जंतु उपयोग करते हैं। ठीक है ना। बाकी जो आपका जल है, जल का भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग करते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। सबको अगर इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दो बाबू। अगर सबको क्लियर है तो एक बार कमेंट करके जल्दी से हमको बता दीजिए। कमेंट फास्ट। वेरी गुड।
तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद जो आपका घटक है वो है पोषक। ये पोषक घटक जो है, पोषक पदार्थ जो होते हैं, इनको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके और अध्ययन करते हैं। देखिए, पोषक पदार्थ जो है वो या तो आपका यहां पर अकार्बनिक हो सकता है या फिर कार्बनिक हो सकता है। देखो, पौधे या फिर जंतु, पौधे या फिर जंतु जिन पोषक पदार्थों को उपयोग करते हैं, वो पोषक पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो दो प्रकार के। उन पोषक पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक आपका क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा अकार्बनिक पोषक और दूसरा क्या हो जाएगा? कार्बनिक पोषक। अब देखो, अकार्बनिक पोषक के अंतर्गत जो भी अकार्बनिक जो तत्व हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, तो इन सारी चीजों का जो हम उपयोग करते हैं उसको हम लोग किसमें रखेंगे? अकार्बनिक पोषक के अंतर्गत रखेंगे। और जो भी कार्बनिक कंपाउंड को हम लोग जो उपयोग करते हैं अपने पोषण के लिए, जैसे आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, वसा हो जाएगा, ठीक ना, इसके बाद में आपके प्रोटीन्स हो जाएंगे, विटामिन हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये आपके कार्बनिक पोषक कहलाएंगे, जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक है ना? तो देखो, अकार्बनिक पोषक में क्या क्या हो जाएगा? तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम लोग H2O से, इसके बाद में इसमें हो जाएगा आपका CO2, इसी में आपका हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम, इसी में आपका हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस, इसी में आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, इसी में आपका हो जाएगा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तो बोल ही दिया है, इसी में आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन। तो ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, आयरन भी लोग लेते हैं, ठीक है ना? आयरन चूंकि आपके रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, तो आयरन भी क्या है? पोषक है, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे जो पोषक हैं, ये सब क्या है? ये सब अकार्बनिक यौगिक या फिर अकार्बनिक तत्व होता है, ठीक है ना? तो इसलिए इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए इन सबको हम लोग अकार्बनिक पोषक कहते हैं। जो भी आपका, जो भी कोई भी अगर कार्बनिक यौगिक नहीं रहेगा तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? अकार्बनिक पोषक के अंतर्गत रखेंगे। जबकि अगर कार्बनिक पोषक की बात की जाएगी, तो कार्बनिक पोषक के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा प्रोटीन, इसमें आपका हो जाएगा वसा, इसमें आपका हो जाएगा विटामिन, और इसमें आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कितना बुझा गया होगा। देखो, जो आपके अजैव घटक है, तो अजैव घटक जो है उसमें निर्जीवों को रखा गया है। ये तीन प्रकार के: भौतिक वातावरण, पोषक और जलवायु। भौतिक वातावरण में किसको किसको रखा जाएगा? मृदा को, वायु को और जल को। पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में जाकर के हमारे बॉडी के ग्रोथ, ठीक ना, वृद्धि, विकास, इन सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं, तो उसको पोषक कहते हैं, ठीक ना? पोषक पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दो भाग में, अकार्बनिक पोषक और कार्बनिक पोषक। अकार्बनिक पोषक में किसको किसको रखा जाएगा? तो जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद में आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, इन सारी चीजों को किसमें रखेंगे हम लोग? इसको हम लोग अकार्बनिक पोषक के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? कार्बनिक। तो कार्बनिक पोषक में किसको किसको रखोगे? तो कार्बनिक पोषक में जो है आप लोग रखिएगा विटामिन को, खनिज लवण को, इसके बाद में आपका हो जाएगा प्रोटीन, और उसके बाद में हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। उन सबको किसमें रखिएगा? उसको रखिएगा आप लोग कार्बनिक पोषक पदार्थ में, क्योंकि ये सबके सब, ये चारों क्या है? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज सबको समझ में आ गया होगा। चलो, अब जो है इससे आगे थोड़ा सा आपको लेके चल रहे हैं, और अभी हम लोग तुरंत इसको खत्म करेंगे, ये वाला टॉपिक। देखो, जलवायु की अगर बात करें, तो जलवायु के भी मुख्य रूप से कुछ घटक होते हैं, और जलवायु का जो घटक होगा, इसमें आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। जलवायु संबंधी घटक में क्या क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। इसके बाद में आपका हो जाएगा सूर्य की
उष्मा यानी कि तापमान। इसके बाद में आपका जो है ये आपका हो जाएगा आर्द्रता। आर्द्रता। आर्द्रता देखो, तो ध्यान से समझो, जो जलवायु संबंधी कारक है, तो जलवायु संबंधी कारक के अंतर्गत किसको किसको रखा जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को रखा जाएगा, वो जलवायु को डिपेंड करेगा। इसके बाद में सूर्य की उष्मा को रखा जाएगा, वो जलवायु को माने जो है अपना डिपेंड करता है। इसके बाद में जो है तीसरा जो है वो क्या होता है? आर्द्रता होता है। देखो, इसमें सूर्य का प्रकाश जो है ये सबको क्लियर हो गया, रोज भेंट करते हो सूर्य के प्रकाश से। अच्छा, सूर्य के प्रकाश का रोल क्या है ये भी आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश जो है इसका जीवधारी और जो आपका यहाँ पे जो जीवधारी होते हैं और जो आपके यहाँ पर जो पौधे होते हैं, इन दोनों को सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सूर्य के प्रकाश जो है उससे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें पौधे किसका उपयोग करते हैं? सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है इसमें ध्यान देना है कि अगर जंतुओं की बात करें तो इनमें विटामिन डी जो है, विटामिन डी को सक्रिय करने के लिए, विटामिन डी को सक्रिय करने के लिए जो है किसका यूज किया जाता है? सूर्य के प्रकाश का यूज किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो मेन आपका रोल हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया कि सूर्य का प्रकाश जो है ये किसके लिए जरूरी है? तो ये पौधों के लिए भी जरूरी है और जो जंतु है उनके लिए भी जरूरी है। पौधों के लिए क्यों जरूरी है भाई? तो पौधा जब भी प्रकाश संश्लेषण करेगा तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रारंभ होता है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में जरूरी हो गया। इसके बाद में जो आपके जंतु हैं, तो जंतुओं में जो आपका सूर्य का प्रकाश है इसका रोल क्या है कि जो जंतुओं में विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, तो उस विटामिन डी को सक्रिय बनाने का कार्य कौन करता है? ये आपका करता है सूर्य का प्रकाश। अब आपसे एक सवाल है, उस सवाल का आंसर कीजिएगा। बताइए हमको कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हम लोग प्राप्त करते हैं या हमारे बॉडी में ही विटामिन डी पहले से इनबिल्ट होता है? ये कमेंट करके जल्दी से बता दो। कमेंट करके बताओ कि जो हम लोग विटामिन डी चिल्लाते हैं, तो ये विटामिन डी हमारे शरीर में पहले से होता है। अच्छा, चंद्रशेखर कुमार लिख रहे हैं कि CO2 कार्बनिक यौगिक है ना। अरे नालायक, इस CO2 तेरा कार्बनिक यौगिक कैसे हो गया? कार्बनिक यौगिक होने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि देखो, कार्बन के वे सभी यौगिक, इसका डेफिनेशन तुमको समझा रहे हैं। कार्बन के वे सभी यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे, कम से कम कार्बन के वे सभी यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कम से कम दोनों होना चाहिए, ठीक ना, हर एक यौगिक में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। एक में थोड़ा हाइड्रोजन कहां दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है, इनमें कहां से दिखेगा तुमको? नहीं ना, तो इसलिए ये नहीं होगा तुम्हारा। चलो बताओ जल्दी से। विटामिन डी जो है, तो विटामिन डी आपका शरीर में पहले ही से पाया जाता है या फिर उसको मतलब जो है सूर्य के प्रकाश से हम लोग ग्रहण करते हैं? सब लोग कमेंट करके बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में पाया जाता है या फिर उसको सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं? कमेंट फास्ट। सब लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। ग्रहण करते हैं चंद्रशेखर लिख रहे हैं। बाकी लोग, आप लोग का क्या कहना है? खुशी कुमारी लिख रही है कि पहले से होता है विटामिन डी। काजल लिख रही है कि ग्रहण करते हैं। साक्षी पटेल लिख रही है कि पहले से होता है। वेरी गुड। देखो, विटामिन डी जो है वो जीव के शरीर में पहले से ही उपस्थित रहता है, ठीक है ना। और जब हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में जाकर के सूर्य के धूप में बैठते हैं, तो उस स्थिति में वो जो आपका विटामिन डी है वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। तो विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी नहीं है, वो हमारे बॉडी में पहले से ही है। उस विटामिन डी को सक्रिय बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो सूर्य के प्रकाश का जीवों के लिए क्या रोल है पारिस्थितिक तंत्र में, हम उम्मीद करते हैं कि ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो बाबू, इससे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं।
इसके बाद में आपका हो गया क्या, सूर्य की ऊष्मा या तापमान। तो सूर्य की ऊष्मा या तापमान जो है ये भी जीवधारियों के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि देखो सूर्य की ऊष्मा या तापमान जो है ये जलवायु को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है ना। अब देखो जब हमारा सूर्य का तापमान बहुत ही कम है, जैसे तुम लोग को जब अनुकूलन समझा रहे थे, तो अनुकूलन में हम एक आपका पृथ्वी का जो है डिजाइन बना करके बताए थे कि जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, सूर्य का तापमान बहुत जहां पे कम है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे जीवधारियों का रहना संभव ही नहीं है। जैसे मान के चलो कि ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं, जो ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पे सालों भर क्या होते हैं, बर्फ जमे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश जो है वो तिरछा जाता है, एकदम तिरछा हो जाता है। और वहां पर ध्यान देना है कि तिरछा होने के कारण जो है वहां पर आपका तापमान जो है बहुत कम हो जाता है, और तापमान माइनस में हो जाने के कारण वहां पे सालों भर बर्फ रहता है, और इसलिए वहां पे कोई भी जीवधारी जो है माने रह नहीं सकता है, ठीक ना। तो इसका प्रभाव क्या है तापमान का, तापमान जो है ये जीवों के जो है आबादी के वितरण को डिपेंड करता है, वितरण को प्रभावित करता है, समझ गया ना। जहां पे तापमान एकदम फेवरेबल है, अनुकूल है, वहां पे जीवधारी अधिक संख्या में रहते हैं, और जहां पे तापमान कम है, सॉरी जहां पे तापमान बहुत कम है, वहां पे भी जीवधारी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जहां पे तापमान बहुत ज्यादा है वहां पर भी जीवधारी क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक ना। तो तापमान क्या करता है, जीवों के वितरण को प्रभावित करता है, समझ गया ना। अब देखो आर्द्रता, आर्द्रता की बात करें तो इसको सबसे पहले पहले समझिए कि आर्द्रता होता क्या है। तो देखो तुम लोग को हम ठेठ भाषा में समझाते हैं। देखो जब बारिश होता है, जब बारिश होता है तो बारिश के अगले दिन, जिस दिन बारिश हुआ ना उसके अगले दिन अगर आप देखिएगा तो आपको ऐसा फील होता है कि पसीना आपका सूखता ही नहीं है शरीर से। ऐसा क्यों? कि देखो बारिश हुआ तो उसके कारण जो है आपका पृथ्वी पर आ गया पानी, पृथ्वी की सतह पर, स्थल पर, और उसके बाद में अगले दिन जब कड़ाके की धूप उगती है और हवा नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वही जो पानी जो आपका मतलब मिट्टी में जो आपका है जो स्थल पर, वो पानी भाप बन के और वायुमंडल में चला जाता है, और हमारे चारों तरफ जो है वायुमंडल में क्या पाया जाता है, वायुमंडल में जल की मात्रा आ जाती है, ठीक ना। हमारे चारों तरफ वायुमंडल में क्या आ जाता है, जल की मात्रा आ जाती है। तो वायुमंडल में जो जल की मात्रा आ गई, उस जल की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी। उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ध्यान से समझो आर्द्रता क्या है। तो वायुमंडल में, वायुमंडल में जल की मात्रा, या वायु जो है, वायु में जल का घुल जाना, या वायु में जल जल या नमी का जाना, जल या यहां पर नमी भी लिख लो, नमी की मात्रा। तो वायुमंडल में या वायु में जो नमी की मात्रा होती है, उस नमी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, या फिर आपका यहाँ पर जो है आर्द्रता कहते हैं, समझ गए ना। ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आर्द्रता जीव के शरीर को कैसे प्रभावित करेगा भाई। तो देखिए जिस स्थल पर या जिस क्षेत्र में आर्द्रता ज्यादा होती है, जिस क्षेत्र में आर्द्रता ज्यादा होती है, वहां पे दो प्रकार की क्रियाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। देखो पौधा जो है, तो पौधा में वाष्पोत्सर्जन, पौधा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होती है। जबकि जो आपके जंतु हैं, तो जंतुओं में जो आपका स्वेदन होता है, जंतुओं में क्या प्रभावित होगा, तो जंतु में स्वेदन की क्रिया जो है वो प्रभावित हो जाती है। देखो जो आपका आर्द्रता है, तो आर्द्रता के कारण पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होगा। यानी कि जब आर्द्रता, वायुमंडल में जब ह्यूमिडिटी आ जाएगा, वायु में जब नमी आ जाएगा, तो उस स्थिति में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है पौधों में, जो जल को निष्कासित करने की जो क्रिया होती है वाष्प के रूप में, तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक ना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी पौधों में, धीमी हो जाएगी, जब आर्द्रता वायुमंडल में ज्यादा हो जाएगा तब, नमी ज्यादा हो जाएगा तब, ठीक ना।
जंतु में क्या होगा कि स्वेदन की दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अब देखो स्वेदन का मतलब आप लोग समझते हैं, बताइए। अगर स्वेदन किसी को पता है तो आप कमेंट करके एक बार बता दो, स्वेदन का मतलब क्या होता है बाबू। एक बार कमेंट करके बताइए कि स्वेदन का मतलब क्या होता है। स्वेदन से आप क्या समझते हैं, एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से। स्वेदन क्या है बाबू, बोलो। स्वेदन से आप लोग क्या समझते हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट फास्ट। अच्छा, स्वेदन से इस चंदू कुमार समझ रहे हैं सांस लेना, अरे नलायक, हमेशा उल्टे सोता है। अरे देखो, हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है, ठीक ना, हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है, तो इस पसीना के निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग स्वेदन कहते हैं, ठीक है। पसीना के निकलने की क्रिया को क्या कहा जाएगा, स्वेदन कहा जाएगा। तो देखो, स्वेदन का मतलब क्या होता है, पसीना निकलना, पसीना निकलना। तो देखिए, जो आपका यहां पर, जो आपका मतलब आर्द्रता है, तो आर्द्रता अगर वायुमंडल में ज्यादा हो जाए, वायुमंडल में अगर नमी की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हम हमारे शरीर से जो पसीना निकलने की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पसीना बहुत ही, पसीना सॉरी, पसीना बहुत ज्यादा निकलेगा। जब हमारे, जब वहां पे वायुमंडल में जब आर्द्रता आ जाएगा, तो हमारे शरीर से क्या होगा, हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा ना तो सूख भी नहीं करेगा, सोच लो। वायुमंडल में अगर नमी आ जाएगा, तो जो हमारे शरीर में से जो पसीना निकलता है ना, वो पसीना क्या हो जाता है, सूख भी नहीं करता है। जैसे बारिश होने के बाद में, कोई बारिश हो गया, उसके अगले दिन जब देखिएगा अगर धूप खिल गया, तो कि हम लोग के शरीर में पूरा एकदम पसीना बहते रहता है, पंखा में भी रहेंगे तब वो पसीना नहीं सूखता है, ठीक ना। तो उसका रीजन क्या है कि वायुमंडल में ह्यूमिडिटी आ जाती है, ठीक है ना, वायुमंडल में क्या आ जाता है, आर्द्रता आ जाता है। समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, उनके शरीर में ऐसा चीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उनमें पसीना जो है, मतलब ऐसा बहुत देखा जाता है कि पसीना उनके शरीर में सूखता नहीं है जल्दी से, क्योंकि वहां पे वायुमंडल में क्या रहता है, एनी टाइम ह्यूमिडिटी पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज सबको समझ में आ गया होगा। अगर सबको इतना चीज समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बता दो। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या जी, बोलिए। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या बाबू, वीडियो सबके पास क्लियर जा रहा है कि नहीं, बताओ। वीडियो जा रहा है ना क्लियर, और ये जो लिखावट है ये क्लियर नहीं आ रहा है क्या, लिखावट सबका सही है, जो लिख रहे हो वो सब साफ साफ दिख रहा है ना, बोलो। जो आपका लिखावट है वो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, लिखावट साफ साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा हम चेक कर ले रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे आप लोग कनेक्ट रहिएगा, हटिएगा मत ऐप पर से, ठीक है ना, हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं, उसको चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो देखो एक मिनट। अब ठीक आ रहा है आवाज, सॉरी, अब जो वीडियो है वो क्लियर आ रहा है, लिखावट, अब लिखावट सही आ रहा है कि नहीं, बोलो। वेट, देख ले रहे हैं। अब लिखावट सही है ना, बोलो। अब लिखावट अगर सही है तो कमेंट कर दो। चलो ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अब आगे। देखो, अगर इतना चीज सबको समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बता दो बापू, इतना चीज सबको बुझा गया है ना।
अगर सबको इतना चीज समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब जो है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। अब हम लोग इससे आगे का जो आपका टॉपिक होगा उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, ठीक है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर के। और देखो ध्यान से, अभी हम आपको पूरा का पूरा जो निर्जीव घटक था आपका, वो निर्जीव घटक या फिर अजैव घटक जो है वो हम आपको पूरा का पूरा समझा दिए, ठीक ना। अब जो है आपको यहाँ पर निर्जीव घटक के बाद में हम आपको समझाने जा रहे हैं सजीव घटक, ठीक ना। जो आपके सजीव घटक है वो आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वीडियो बफरिंग कर रहा है क्या? हाँ? वीडियो बफरिंग कर रहा है? बोलो। वीडियो बफरिंग कर रहा है जी? हाँ, बोलिए। वीडियो बफरिंग कर रहा है? चलो ठीक है, तो आज के क्लास को तब हम लोग इतना ही पर रखते हैं। वीडियो बफरिंग कर रहा है तो आज अब आगे क्लास लेने का कोई फायदा है नहीं, बढ़िया से दिखेगा नहीं। अब हम लोग अगले क्लास में जो है जैव घटक के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के क्लास को इतना ही पे हम लोग स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय, जय हिंद। इंग्लिश आज आपका 10 बजे नहीं चलेगा, कल से टाइम हम सेट कर दे, या फिर मंडे से जो है अब मतलब सुबह में किया जाएगा, क्योंकि हम भी जो है 2-4 दिन तक बिजी हैं पूरा। तो मंडे से जो है 8 बजे से कर दिया जाएगा इंग्लिश को, ठीक ना। चलिए ठीक है।